Once again, welcome back students of class 12th, chapter 1 relation and function। हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कंपोजिट फंक्शन। आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है हमारा इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं क्या है। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, let us consider a one and onto function। सबसे पहले आपको कंसीडर करना होगा वन एंड onto फंक्शन। वन एंड onto में ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूं। वन मीन्स इंजेक्टिव एंड onto मीन्स सर्जेक्टिव, यानी जो फंक्शन होना चाहिए वो हमारा कैसा होना चाहिए, वन एंड onto फंक्शन होना चाहिए। लेट वो फंक्शन हमारा कौन सा है, एफ है। एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, दिस फंक्शन इज वन एंड onto। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन इस तरीके का है, लेट हमने कंज्यूम किया है, तो देन देयर एग्जिस्ट ए अदर फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट एन अदर फंक्शन व्हिच इज आल्सो वन एंड onto। कीप इन माइंड g such that b tends to a which associated, which यानी ये वाला g which associated each element by belongs to b, each element by belongs to b to a unique element x belongs to a such that, अब यूनिक बिलोंग तो करना चाहिए पर वो किस तरीके से करना चाहिए, such that fx equals to y। In this case we can say that g is called inverse of f। In this case g is called inverse of f and denoted by f inverse, or if fx equals to y both implies x equals to g by, और हम ये भी कह सकते हैं fx equals to y both implies x equals to f inverse x equals to f inverse y। तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है जो कैसा है, वन एंड onto हमारे पास है। हमने कंसीडर किया उसको, एक फंक्शन है वो वन एंड onto है, दैट इज इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। दैट मीन्स वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर हमारे पास एक फंक्शन है तो देन देयर एग्जिस्ट है अनदर फंक्शन, हमारे पास एक दूसरा फंक्शन भी होगा जो भी बाइजेक्टिव होगा। वो हमने यहाँ पे जी लिया है, तो किस तरीके से होगा कि उसका एक ईच एलिमेंट, जो जी वाला फंक्शन है उसका ईच एलिमेंट जो बी में बिलोंग कर रहा होगा वो एसोसिएट होना चाहिए किसके साथ, यूनिक एलिमेंट ऑफ एफ, मतलब x बिलोंग्स टू ए। उस केस में हम क्या कहेंगे, g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f एंड डिनोटेड बाय f इनवर्स। अब इस पर एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लेट वी हैव टू बाइजेक्टिव फंक्शंस। हमने यहाँ पर टू फंक्शंस लेनी है, पहले से ही लेट कर लिया है कि दोनों फंक्शन हमारे कैसे हैं। जैसा भी बताया था कि एक फंक्शन होना चाहिए बाइजेक्टिव तो दूसरा भी होना चाहिए, तो हम पहले से ही एज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों फंक्शन हमारे क्या है, बाइजेक्टिव है, मींस वन एंड onto है। कैसे है, f such that a tends to b एंड सेकंड फंक्शन इज g such that b tends to a। इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अब मैंने एक एरो डायग्राम बनाया है, a tends to b, फंक्शन f को डिफाइन किया है a tends to b। अब मैंने यहाँ पर लेट कर लेना है सबसे पहले कि a और b और b और a जो मैंने लिखे हैं उनकी सेट लेट कर ली है। a में मैंने लेट किया है a, b, c तीन एलिमेंट्स हैं, जबकि सेट b में भी तीन ही एलिमेंट है, 1, 2, 3। हम बात करते हैं सबसे पहले फंक्शन f की। f किस तरीके से एरो डायग्राम में शो किया गया है, मैंने ऊपर f लिखा है और दो सर्किल बनाए हैं। पहले वाले सर्किल को नाम दिया है a और दूसरे वाले सर्किल को नाम दिया है b। और a में जो एलिमेंट है पहले वो नोट डाउन करते हैं, कौन कौन से हैं, a, b एंड c। अब b वाले सर्किल में एलिमेंट्स को राइट डाउन करते हैं, 1, 2 एंड 3। तो a हमारा रिलेट हो रहा है 1 से, b रिलेट हो रहा है 2 से एंड c रिलेट हो रहा है 3 से, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। मतलब फंक्शन जो हमारा a से b में रिलेट हो रहा है, a टू b में जा रहा है, तो ये हमारा डोमेन भी हो गया, रेंज भी हो गया। ये हमारा फंक्शन f मैंने डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट फंक्शन g such that b tends to a,
B टेंड्स टू A। अब हम पहले हमारा A से B पे था, अब हमारा B टू A है, तो इसी एरो डायग्राम को मैं जस्ट रिवर्स कर देता हूं, जस्ट मोल्ड कर देता हूं। तो पहले मैंने B का सर्किल लिया है, आफ्टर दैट A का सर्किल लिया है। पहले B का सर्किल फिर A का सर्किल, फिर पहले की तरह B वाले सर्किल में B वाले एलिमेंट्स को राइट डाउन करते हैं 1 2 एंड 3। तो 1 2 एंड 3 एंड A वाले सर्किल में एलिमेंट्स लिखते हैं A B एंड C। तीनों एलिमेंट लिख लिए A B C। अब ये आपका हो गया B टू A और ऊपर मैंने नेम लिख दिया इसका G। ये हमारे G वाले फंक्शन को डिफाइन कर रहा है एरो डायग्राम, और ये वाला एरो डायग्राम F वाले फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो इसका जो मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहा हूं इस फंक्शन को, वो आ रहा है A, 1 B, 2 एंड C, 3। और नेक्स्ट G वाला हमारा क्या आ रहा है 1 A, 2 B एंड 3 C। अब आप देखो ये वाला फंक्शन A टू B में था और ये B टू A में था, यानी A टू B में और ये B टू A में। तो ऐसी कंडीशन अगर कहीं पर होती है तो हम कह सकते हैं हेंस फंक्शन G, यानी ये वाला G इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ F। G इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ F। अब इनवर्स ऑफ F मैंने यहाँ पे क्यों कहा, इस वाले फंक्शन को F का इनवर्स क्यों कहा, क्योंकि फंक्शन F में जो ऑर्डर पेयर आ रहे थे वो मुझे यहाँ पे जस्ट रिवर्स करके मिल रहे हैं, A1 B2 C3, और यहाँ पर आ रहा है 1A 2B और 3C। यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर थे वो जस्ट रिवर्स हो गए, तो देयरफॉर G इज द इनवर्स ऑफ F। अभी हमने पढ़ा था इनवर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन और इनवर्स है क्या। अब हम इस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व आउट करते हैं। प्रॉब्लम है f such that r tends to r fx equals to ax plus b, show that f is invertible। फंक्शन आपको गिवन है fx equals to ax plus b, और उस फंक्शन की डोमेन और रेंज भी गिवन है, वो दोनों ही हमारी क्या है R टू R है, दैट मीन्स रियल नंबर है। और हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन कैसा है, इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल है और उसकी f इनवर्स की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि इनवर्स फंक्शन के लिए हमने क्या करना था, दोनों फंक्शन कैसे होने चाहिए थे, बाइजेक्टिव होने चाहिए थे, जैसा कि मैंने बताया था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चेक करना होगा कि दिया हुआ फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है या नहीं है। अब चूंकि ये सो दैट वाला क्वेश्चन है तो डेफिनेटली ये 1 1 एंड ऑन टू होगा या बाइजेक्टिव होगा, फिर भी हमें शो करके दिखाना होगा। तो 1 1 के लिए देखते हैं fx इक्वल टू ax प्लस b। 1 1 की जो प्रॉपर्टी थी, इफ fx1 इक्वल टू fx2, अगर हम fx1 को fx2 के इक्वल लेकर के चल रहे हैं तो fx1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x के प्लेस पर सिंपली x1 पुट करना होगा, तो ax1 प्लस b इक्वल टू ax2 प्लस b। तो b से हमारा b कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास जो बचा वो बचा ax1 इक्वल टू ax2, a से a कैंसिल आउट, यू गेट x1 इक्वल टू x2, दैट मीन्स फंक्शन इज 1 1। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई इन्वर्टेबल फंक्शन की कि वो 1 1 फंक्शन हमारा है। हम चेक करते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए रेंज ऑफ fx दिस वन इज ऑल्सो रियल नंबर। रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो रियल नंबर, क्वेश्चन में भी गिवन है और यहां पर मैंने लिख भी दिया, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो ए रियल नंबर, सो दैट्स व्हाई फंक्शन इज ऑन टू। अब मैंने डायरेक्टली एक लाइन लिख करके इसको ऑन टू बोल दिया। क्यों बोल दिया, क्योंकि ऑन टू की डेफिनेशन ये थी कि रेंज में कोई भी फंक्शन, मतलब उसमें कोई भी फंक्शन, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए थी जिसकी कोई इमेज ना हो, जबकि यहाँ पर दोनों ही हमारे रियल नंबर है, तो डेफिनेटली हर किसी वैल्यू की इमेज वहां पर पॉसिबल है। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट द फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो। तो ये क्लियर हो गया कि फंक्शन हमारा कैसा है, बाइजेक्टिव है, मतलब ऑन टू भी है और 1 1 भी है, जैसा कि इन्वर्टेबल फंक्शन की कंडीशन थी। तो सबसे पहले हमारा ये डिफाइन यहाँ पर हो गया कि हमारा फंक्शन ऑन टू है और 1 1 भी है, दैट मीन्स बाइजेक्टिव है। अब हमें शो करना है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट एफ इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो f such that r tends to r, fx equals to ax plus b, let fx equals to y equals to ax plus b implies that आप यहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करोगे तो b साइड आएगा, तो y माइनस बी अपॉन a, तो x इक्वल्स टू y माइनस बी अपॉन a।
इतना आप फाइंड आउट करेंगे। हर किसी क्वेश्चन में आप y के इक्वल लेट करेंगे और वहां से x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट इंटरचेंज करेंगे वेरिएबल्स को, जो x और y वेरिएबल है उनको आप चेंज करेंगे। x के प्लेस पर y लिखेंगे और y के प्लेस पर x लिखेंगे। तो यहाँ पर x के प्लेस पर मैंने y लिख दिया और y के प्लेस पर x लिख दिया, तो x माइनस बी अपॉन ए, हमारे पास y इक्वल टू x माइनस बी अपॉन ए आ गया। इट इज द इनवर्स ऑफ f, मतलब f इनवर्स x की वैल्यू यही होगी x माइनस बी अपॉन ए। तो इस तरीके से हम फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस बी अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f सच दैट n टेंड्स टू y। यहाँ पर n आपका डोमेन है जो कि नेचुरल नंबर को शो कर रहा है, और टेंड्स टू y मतलब ये हमारी रेंज y है। y को हम आगे डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज फंक्शन fx इक्वल्स टू 4x प्लस 3। फंक्शन हमारा जो डिफाइन किया गया है वो 4x प्लस 3 है और उसकी डोमेन हमारी नेचुरल नंबर है और रेंज y है। y क्या है, वेयर y इक्वल्स टू स्मॉल y कोई एलिमेंट है बिलोंग्स टू n, वो भी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। सच दैट किस तरीके से कर रहा है, y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू x, x भी नेचुरल नंबर में है। दैट मीन्स x और y दोनों ही नेचुरल नंबर में हैं। अब आपको सो इसमें करना है, सो दैट f इज इन्वर्टेबल, मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो इन्वर्टेबल है, ये आपको प्रूव करना है और इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी हमें इन्वर्टेबल प्रूव करना था, लेकिन वहां 1 1 और ऑन 2 की प्रॉपर्टी को हमने शो किया था। लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 टाइप से आते हैं। एक क्वेश्चन जो अभी किया था उस टाइप का था और सेकंड क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं इस टाइप के आते हैं। इसमें सबसे पहले आप कंसीडर एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, सबसे पहले आप अपनी तरफ से एक एलिमेंट लेट करोगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट y ऑफ y का कोई भी एलिमेंट स्मॉल y है और y किस तरीके से डिफाइन किया गया है, 4x प्लस 3 से डिफाइन किया गया है। फॉर सम x की वैल्यू कोई सी भी हो सकती है उसके लिए। अब यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्योंकि इन्वर्टेबल के लिए हमें 2 फंक्शन चाहिए, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था f और g। वहां भी हमने g बनाया था, यहां भी हम एक दूसरा फंक्शन g क्रिएट करेंगे। तो g कैसे करेंगे, y इक्वल टू 4x प्लस 3 से हम x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड आउट करेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में की थी। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 3 किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा, यानी y माइनस 3, और ये वाला 4 जो मल्टीप्लाई में है वो अपॉन में आ जाएगा। तो x इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4, एक नया फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया जिसका नाम हमने दिया है g। डिफाइन g सच दैट y टेंड्स टू n। कीप इन माइंड यहाँ पर था n टेंड्स टू y, n टेंड्स टू y, वो फंक्शन f था। अब हमारे पास क्या हुआ, जो x की वैल्यू थी वो हमने कन्वर्ट कर दी किसमें, y के टर्म में। तो हमारा जो डोमेन और रेंज है वो भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया। दैट मीन डिफाइन g, हमारा g फंक्शन जो हो गया वो क्या हो गया, y टेंड्स टू n, y से नेचुरल नंबर में, by g y इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 4। इट इज द फंक्शन g। ये फंक्शन हमारा fx था और ये फंक्शन हमारा gy हो गया, दोनों फंक्शन हमारे पास आ गए। अब हमें क्या करना है, इसको इन्वर्टेबल प्रूफ करना है। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने दोनों फंक्शन फाइंड आउट कर लिए, एक फंक्शन गिवन था, दूसरा हमने वहां से क्रिएट कर लिया। कैसे किया, x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड आउट करके नया हमने फंक्शन बना लिया। अब इन्वर्टेबल प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा g ऑपरेंड ऑन f और f ऑपरेंड ऑन g। ये मैं पहले बता चुका हूं कंपोजिट फंक्शन में g ऑपरेंड ऑन f क्या होता है और f ऑपरेंड g क्या होता है। अब g ऑपरेंड ऑन f में पहले जब मैं बता रहा था तब भी मैंने बताया था कि यहाँ पर जैसे f लिखा है तो वो जो वैल्यू होती है f की वो यहाँ पर लिखी जाती है, लेकिन f का हमारा क्या है, f फंक्शन ऑफ x है, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे x लिखा है। ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पर f x में है तो यहाँ पर भी मैंने x लिखा है। अब g और f आपको फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, f ऑपरेंड ऑन g, f ऑपरेंड ऑन g, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, y। देखो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, g आ रहा है, और g मेरा फंक्शन किस में है, y में है, सो मैंने यहाँ पे y लिखा है। अब ये आपको फाइंड आउट करने हैं, g ऑपरेंड ऑन f x में और f ऑपरेंड ऑन g y में। हर क्वेश्चन में इसी तरीके से करना है, लेकिन ये दोनों चीजें निकल तो आएंगी, फाइंड आउट भी आप कर लोगे, लेकिन रिजल्ट क्या आना चाहिए, मींस यहाँ पर है g ऑपरेंड ऑन f जो x में आप निकाल रहे हो उसका आंसर भी x ही आना चाहिए, और f ऑपरेंड g जो आप y ले रहे हो इसका आंसर भी y आना चाहिए, इसका x का x आना चाहिए
और इसका बाई का बाई आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि एफ जो है जी का इन्वर्ट, एफ और जी दोनों इन्वर्टेबल फंक्शन है। मतलब एफ जो है जी का इनवर्स है और जी एफ का इनवर्स है। इन्वर्टेबल मीन्स क्या है, एफ जी का इनवर्स है और जी एफ का इनवर्स है। तो मैं यहाँ पर जी ऑपरेंड ऑन एफ एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो जी एफ एक्स, जी ऑपरेंड ऑन ऑफ जी लिख लिया, फिर ब्रैकेट एफ एक्स। अब यहाँ पर आप एफ एक्स की वैल्यू पुट करो। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी 4x+3, ये हमने पुट कर ली। अब जी यहाँ पर लिखा है बाहर, तो अब आपका टारगेट कौन सा वाला फंक्शन होना चाहिए, जी वाला। जी में ये 4x+3 है, तो ये वैल्यू आपको उस फंक्शन में पुट करनी होगी। यहाँ पर बाई है और यहाँ पर 4x+3 है। दैट मीन्स इस फंक्शन में जहां जहां भी बाई आ रहा है वहां वहां आपको 4x+3 पुट करना होगा। जैसे यहाँ पर बाई है, बाई के प्लेस पर मैंने लिखा है 4x+3 -3 एज इट इज लिखा है, 4 एज इट इज लिखा है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास 4x/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, यू गेट x। सिमिलरली f ऑपरेंड g ऑन बाई, f gy। अब यहां पर आप gy की वैल्यू पुट करोगे, फंक्शन gy पूरा होल बाई -3/4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, f एज इट इज लिखा है। अब बाहर यहाँ f लिखा है तो आप टारगेट रखोगे f को। अब यहाँ पर x है और यहाँ पर बाई -3/4 है, तो इसमें x के प्लेस पर बाई -3/4 आपको यहाँ पे रखना होगा। यहाँ पर क्या है 4 है, 4 लिखा मैंने, x है, x के प्लेस पर क्या आएगा y -3/4 जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और प्लस में क्या है 3, 4 से 4 कैंसिल आउट, y -3 + 3, 3 से 3 कैंसिल आउट इक्वल्स टू बाई। तो दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। जी ऑपरेंड ऑन f x फाइंड आउट कर लिया, जिसका आंसर हमारा x आया, और f ऑपरेंड ऑन g बाई में फाइंड आउट कर दिया, वो भी हमारा बाई आ गया। दिस मींस इट इज क्लियर दैट f is the inverse of g and g is the inverse of f. That means given function is invertible. तो मैंने लास्ट में लिखा भी है, this shows g of f, मतलब g ऑपरेंड ऑन f is invertible in n. इन्वर्टिबल इन n क्यों लिखा है, आइडेंटिटी इन n या इन्वर्टिबल n जो लिखा है वो क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है f, यहीं पर कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के लिए, हम क्या लिखें। यहाँ पर f लिखा है तो f का डोमेन क्या था, n था, तो यहाँ पर n ही आएगा। ऐसे ही f ऑपरेंड ऑन g, यहाँ पर लास्ट में क्या है g, तो g का हमारा क्या है इन्वर्टिबल, वो आप देखो g वाले फंक्शन मैंने कहीं लिखा होगा, ये लिखा है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है डोमेन में, बाई आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे i बाई लिखा है। सो दैट्स व्हाई f इज इन्वर्टिबल एंड g इज द इनवर्स ऑफ f। अब आपका ये इन्वर्टिबल फंक्शन का क्वेश्चन जो था वो हो गया, और इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, और ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बाइनरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नॉलेज ऑफ 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल। हम सभी के पास 4 फंडामेंटल जो ऑपरेशन होते हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं। कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। दीज आर 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ऑल दीज ऑपरेशन, मतलब जितने भी ये ऑपरेशन, जितने भी ये प्रिंसिपल बताए या जितने भी ऑपरेशन मैंने बताए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, दीज ऑपरेशंस आर ऑपरेटेड ऑन 2 एलिमेंट्स। हमें पता है कि हम ये वाले ऑपरेशन जो हम यूज करते हैं बिटवीन 2 एलिमेंट्स यूज करते हैं। जैसे हमें ऐड करना है तो हम 2 एलिमेंट्स को यूज करेंगे तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं एटलीस्ट, और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन हम करते हैं तो वो भी हम 2 एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तभी हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा ही सेम मल्टीप्लाई में करते हैं, ऐसा ही सेम डिवाइडेशन में करते हैं। मतलब इन चारों ऑपरेशन के लिए हमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है ऑल दीज ऑपरेशंस आर ऑपरेटेड ऑन 2 एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन सेट। अब यहां पर एक बात आ गई, गिवन सेट। ये बात तो ठीक है, हम 2 एलिमेंट्स का यूज करते हैं, पर एक पर्टिकुलर सेट के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें पर्टिकुलर सेट के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होगा इन ए गिवन सेट, एंड देयर रीसेट बिलोंग्स टू ए सेम सेट। मीन्स क्या है, हमें कोई सेट गिवन है और उस गिवन सेट के अंडर हमने चाहे कोई सा भी ऑपरेशन यूज किया, चाहे एडिशन यूज किया, चाहे सब्ट्रैक्शन यूज किया, या मल्टीप्लिकेशन यूज किया, या सब्ट्रैक्शन यूज किया, और उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो उसी सेट में अवेलेबल होना चाहिए।
तो सच ऑपरेशन आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। इस टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक सेट लिया है ऑन जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर का एक सेट है, और डिफाइन ये स्टार बना दिया मैंने जो बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट कर रहा है, डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी। यहां पर दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, उनके बीच में स्टार लगा हुआ है, लेकिन वो है क्या, वो डिफाइन आगे कर दिया गया है। ए और बी में क्या ऑपरेशन हम यूज करने वाले हैं, ऑपरेशन हमारे चार थे, मैं बता चुका हूं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। इनमें से हमने यूज किया है यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस, इन्होंने सब्ट्रैक्शन यूज किया है, लेकिन इन्होंने सेट भी गिवन है। सेट कौन सा गिवन है, जेड पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को ही आपको इसमें लेना है। हम इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले हमने दो इंटीजर यहाँ पर लिए हैं, कौन कौन से, 2 और 5। जरूरी नहीं है 2 और 5 लो, आप कोई से भी पॉजिटिव इंटीजर आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 और 5 लिए हैं, 2 स्टार 5। अब इसमें क्या बाइनरी ऑपरेशन है, वो इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हमने माइनस कर दिया 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 कर दिया। अब रिजल्ट हमारा क्या आया, -3 आया, विच डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, क्योंकि ये जेड प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया, या पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग नहीं कर रहा है। जबकि बाइनरी ऑपरेशन की जो डेफिनेशन थी उसने ये कहा था जो रीसेट होगा वो बिलोंग्स करेगा सेम सेट में, मतलब हमारा जो रिजल्ट आया है वो भी जेड पॉजिटिव होना चाहिए। उसी कंडीशन में जो ऑपरेशन है, जो गिवन ऑपरेशन है हमारा, वो हमारा क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होगा। लेकिन यहाँ पर -3 आया है जो कि हमारा गिवन सेट में अवेलेबल नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर में नहीं है। सो दिस सेट, ये वाला सेट जो दे रखा है, नॉट शो बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन को शो नहीं कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया आपका। 2 और 5 मैंने इंटीजर लिए थे और जो रिजल्ट मेरा आया वो निगेटिव इंटीजर आया, जबकि हमारा सेट क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। सो दिस सेट नॉट शो बाइनरी ऑपरेशन। सर हम 5 और 2 भी तो ले सकते थे, मतलब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस में 3 आ जाएगा तब, लेकिन तभी माइनस में नहीं होगा, तब तो ये जेड प्लस को कर जाएगा, तब कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। लेट्स टेक 5 and 2, 5 और 2 को मैंने ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू बाइनरी ऑपरेशन आपको इन दोनों को, नंबरों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना। जैसे मैंने 2 माइनस 5 को किया, ऐसे ही मैं 5 में से 2 को माइनस कर दे रहा हूं, तो आपका रिजल्ट आया 3 विच बिलोंग्स टू जेड प्लस। आपका कहना ये है अब तो ये बाइनरी ऑपरेशन को शो करना चाहिए, लेकिन नहीं। रीजन इज दैट जेड पॉजिटिव में जितने भी इंटीजर हैं उन सभी के लिए ये ऑपरेशन फॉलो करना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 और 5 पे ये फॉलो नहीं हो रहा है, ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं होना चाहिए जिस पर ये फॉलो ना हो। नहीं हो रहा है, दैट मींस वो बाइनरी ऑपरेशन को शो नहीं करेगा। आपने पर्टिकुलर एक 5 और 2 ले लिया, ऐसे नंबर आपको सर्च आउट करने होंगे जिस पर ये फेल तो नहीं हो रहा है कहीं। तो मैंने यहाँ पर 2 माइनस 5 इसलिए लिया था। ओके सर। नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशन पर हमने अभी एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है वो अच्छे से समझ में आ गया आपके। अब हमारा आता है बाइनरी ऑपरेशन कितने टाइप का होता है। बाइनरी ऑपरेशन इज ऑफ 2 टाइप, फर्स्ट इज कम्यूटेटिव, सेकंड इज एसोसिएटिव। फर्स्ट इज कम्यूटेटिव एंड सेकंड इज एसोसिएटिव, और दोनों प्रॉपर्टी आप अच्छे से जानते हो। कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी मैंने आगे लिख रहा हूं मैं, ए बी, बीच में एक बाइनरी ऑपरेशन का मैंने एक स्टार लगा दिया है। वो ऑपरेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन ए और बी का जो बाइनरी ऑपरेशन है वही बी और ए का होना चाहिए। फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एक्स, इट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड द नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, हमारे पास 3 नंबर होंगे, ए और बी, ए स्टार बी होल ब्रैकेट स्टार सी इक्वल टू ए स्टार होल ब्रैकेट बी स्टार सी। अब ये आपको चेक करना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये बाइनरी ऑपरेशन को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर उस सेट में जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब इस पर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि आपकी एक्सरसाइज में दे रखा है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन। अब मैंने बाइनरी ऑपरेशन कंसीडर कर लिया है, वो आपका क्या है 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका सेट है और ये आपको कंसीडर करना है।
और इसी में बाइनरी ऑपरेशन कंसीडर होगा गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब ये नीचे जो टेबल दे रखी है वो मल्टीप्लिकेशन टेबल है, ये मान के आप चलेंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन टेबल का मतलब ये नहीं है आपने उसकी मल्टीप्लाई करके लिखी है, जैसे 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 और 2 की मल्टीप्लाई 1, ऐसा नहीं है। ये जैसा क्वेश्चन में दिया आप इसे ये मान के चलो ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है। ओके, तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, सबसे पहला पार्ट है 2 और 3। 2 और 3 के बीच में क्या लगा हुआ है? स्टार। ये फाइंड आउट करना है आपको। तो 2 और 3 का कैसे देखेंगे? 2 हम देखेंगे वर्टिकली, यहां पर कितना आ रहा है? 2, और आगे क्या लिखा है? 3। तो अब 2 और 3 के बीच में जो इंटरसेक्शन पार्ट आया वो हमारा क्या आया? 1। तो सबसे पहले हम यहां पर 1 लिखेंगे, ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब इसके बाद हमारा क्या है? स्टार अगेन आ गया 4। अब 1 और 4 को देखोगे आप, तो 1 वाले कॉलम में आप आओ, 1 आ गए, 1 के बाद वर्टिकल में 4, तो 1 और 4 के क्रॉस में कितना मिल रहा है? 1। तो यहां पर हमारा इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। सिमिलरली यू फाइंड 2 स्टार 3 स्टार 4, पहले ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करेंगे। अब यहां पर 3 और 4 है, तो 3 और 4 का इंटरसेक्शन आपको देखना होगा, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम कितना मिल रहा है? 1। अगेन 2 एंड 1, तो 2 एंड 1 देखो, सेकंड रो में 2 आ रहा है और 1 हमारा फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। 2 और 1 का इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है? 1। तो वो भी हमारा आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। सेकंड आपसे पूछा गया है इज स्टार कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव आप इटसेल्फ करना, प्रॉपर्टी में यहां लिख चुका हूं, ए और बी का बीच में जो भी बाइनरी ऑपरेशन है वो और वही बी और ए के बीच में होना चाहिए, उसको आप इटसेल्फ करोगे, इज ए कम्यूटेटिव। सर आई हैव ए कंफ्यूजन। बोलो सर, ये जो टेबल आपने बनाई वो टेबल समझ नहीं आई, टेबल एक्चुअल बनाएंगे कैसे? टेबल बनाएंगे कैसे? यस सर। ओके, यहां पर तो ये 1 2 3 5 जो सेट है उस सेट के अकॉर्डिंग ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर कोई ना एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। फिर भी इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्कस करके बताता हूं। इज स्टार इज कम्यूटेटिव, ये आपको इटसेल्फ करना है। प्रॉपर्टी में आपको यहाँ बता चुका हूं, ए का बी से जो बाइनरी ऑपरेशन आएगा वही बी का ए से होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका कंप्यूट 2 ऑपरेशन 3 एंड स्टार, फिर 4 स्टार 5। तो पहले 2 और 3 का देखते हैं। 2 और 3 भी सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में क्या मिल रहा है? 1। फिर अगेन स्टार, हमने 2 और 3 का लिख लिया, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। अगला है 4 एंड 5, तो 4 हमारा फोर्थ रो में आप देखो, और फिफ्थ कॉलम कितना मिल रहा है? 1। अब 1 और 1 का फिर आपको देखना है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इंटरसेक्शन इज 1। तो इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि अभी पूछा था कि हम जो टेबल है वो टेबल अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें तो ऑलरेडी गिवन थी। अब हम अगर हमें टेबल बनाने को आ जाए तो हम किस तरीके से उस टेबल को बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, कंस्ट्रक्ट ए बाइनरी ऑपरेशन टेबल। कंस्ट्रक्ट ए बाइनरी ऑपरेशन टेबल ऑन सेट 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया गया है? HCF ऑफ 2 नंबर्स। तो सबसे पहले इसके लिए आप एक रेक्टेंगल परफॉर्म करेंगे, उस रेक्टेंगल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 लाइन आप उसमें ड्रॉ करोगे और उसमें यहां पर नंबर्स को आप लिखोगे, हॉरिजॉन्टल भी लिख लोगे, जो भी आपको सेट गिवन है। जैसे मेरे पास जो सेट गिवन है उसमें 1 से लेकर के 5 तक नंबर्स हैं, तो 5 नंबर मैंने लिख लिया, हॉरिजॉन्टल भी लिख लिया और वर्टिकल भी लिख लिए। आफ्टर दैट जो कॉर्नर पे जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है वहां पे आप स्टार लिख लो। क्यों? क्योंकि यहां पर HCF लिखना पॉसिबल नहीं है, तो जो HCF ऑफ 2 नंबर जो बाइनरी ऑपरेशन है उसे मैंने स्टार से डिनोट कर दिया, ये आपका स्टार हो गया। अब बनानी कैसे है टेबल? बनानी इस तरीके से है, अब उसने लिखा है 2 नंबर का आपको HCF लेना है, तो HCF हमारा 1 है, यहाँ पर यहाँ भी नंबर 1 है और यहाँ भी नंबर 1 है, तो 1 और 1 का HCF होता क्या? HCF सभी जानते हैं कैसे निकालते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा HCF में आता है। तो 1 और 1 का HCF क्या आएगा? 1। 1 और 2 का HCF भी 1 ही होगा। 1 और 3 का HCF 1, 1 और 4 का HCF 1, 1 और 5 का HCF 1। हमारी एक लाइन फिल हो गई, क्लियर। अब सेकंड एलिमेंट हम ले रहे हैं 2।
2 और 1 का एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम वो भी बनाएगा। 2 और 2 का एलसीएम 2, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर है। 2 और 3 का एलसीएम आप लोगे तो, आपने क्वेश्चन पूछा तो आंसर बोलो। 2 और 3 का एचसीएफ, 2 और 3 का एचसीएफ 2 नॉट 2, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है। जैसे 2 का हम फैक्टर करें तो 2 का फैक्टर 2 इंटू 1 आएगा और 3 का फैक्टर 3 इंटू 1 आएगा, तो इसमें कॉमन फैक्टर हमारा 1 है, तो इसलिए हमारा 2 और 3 का एचसीएफ 1 होगा। सिमिलरली 2 और 4 का 2, राइट आंसर। 2 और 4 का 2। ऐसे ही 2 और 5 का 1, 3 और 1 1, 3 और 2 1, 3 और 3 का 3, 3 और 4 1, 3 और 5 1, 4 और 1 1, 4 2 4 3 1, 4 4 4 4 5 1, 5 1 1, 5 2 1, 5 3 also 1, 5 4 also 1, 5 5 5। तो इस तरीके से हम टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जैसा कि अभी पूछा था। लेकिन यहाँ पर हमने एचसीएफ दिया था, जरूरी नहीं है एचसीएफ की जगह एलसीएम भी हो सकता है, कुछ और भी ऑपरेशन आपको दिया जा सकता है जिसके अंडर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी। तो इस पर ये बाइनरी ऑपरेशन का जो टॉपिक था आपका क्लियर हो गया। इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। और चैप्टर 12 जो आप चैप्टर 12 नहीं, क्लास 12 के चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के ऑलमोस्ट जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सभी मैंने यहाँ पर डिक्टेट कर दिए हैं और उन पर बेस्ड आपको एग्जाम्पल भी करा दिए हैं। अब उनमें जितनी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हैं वो आपको उन टॉपिक पर बेस्ड आपको खुद करनी है। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। और एक बात और, आप को जो वीडियो मैं सेंड कर रहा हूँ वो हो सकता है आपको किसी वजह से ना मिल पाए, तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर के और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको वीडियोस प्रॉपर मिलती रहे और आपके टॉपिक जो है प्रॉपर सॉल्व होते रहे, समझ में आते रहे। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।